पूरी दुनिया में इस वक्त एक लॉटरी खेली जा रही है। हर 10 मिनट बाद सिर्फ एक टिकट निकलता है और उस टिकट की वैल्यू आज के हिसाब से तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इस लॉटरी में टिकट खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि आपको बिजली और कंप्यूटेशनल पावर जलानी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या आपका पर्सनल कंप्यूटर, वो मशीन जिस पर आप शायद अभी ये वीडियो देख रहे हो, या वो मशीन जिस पर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, इस ग्लोबल रेस में हिस्सा ले सकता है? क्या आप अपने बेडरूम में बैठकर सिर्फ इंटरनेट कनेक्ट करके अगले 10 मिनट में वो डिजिटल गोल्ड निकाल सकते हैं जिसके पीछे वॉल स्ट्रीट से लेकर सिलिकॉन वैली तक सब भाग रहे हैं? अगर हम फिजिक्स और मैथ के असूलों को देखें तो जवाब हाँ भी है और ना भी। आज हम ब्लॉकचेन और बिटकॉइन माइनिंग के उस कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को समझेंगे जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। हम ये भी देखेंगे कि क्यों 2009 में जो काम एक लैपटॉप कर सकता था, आज वही काम करने के लिए एक पूरे वेयर हाउस जितनी पावर चाहिए। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी उस टेक्नोलॉजी की है जो ट्रस्ट को मैथमेटिक्स में बदल रहा है। माइनिंग को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम माइन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा मसला डबल स्पेंडिंग था। यानी अगर मेरे पास एक डिजिटल कॉइन की फाइल है तो मैं उसे कॉपी पेस्ट करके 2 लोगों को क्यों नहीं भेज सकता? बिल्कुल वैसे जैसे हम ईमेल्स या अपनी फोटोज कॉपी कर लेते हैं। फाइनेंस की दुनिया में अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए मैं किसी को देता हूँ तो वैल्यू ट्रांसफर होनी चाहिए वहां पे। यानी मेरे पास से वो 100 रुपए माइनस होने चाहिए और जिस बंदे को वो मैं पैसे दे रहा हूँ उसके पास वो ऐड होने चाहिए। लेकिन अगर एट द सेम टाइम वो 100 रुपए मेरे पास भी मौजूद हो और जिस बंदे को मैं पैसे दे रहा हूँ उसके पास भी वो 100 रुपए मौजूद होंगे तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसी मसले का हल ब्लॉकचेन ने निकाला था। ब्लॉकचेन को आप एक ग्लोबल एक्सेल शीट या एक डिस्ट्रीब्यूशन लेजर समझ लें जो किसी बैंक के सर्वर पर नहीं बल्कि दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में एक साथ मौजूद है। जब भी बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांजैक्शन होती है, मिसाल के तौर पर पर्सन ए ने पर्सन बी को बिटकॉइंस भेजे, तो ये ट्रांजैक्शन उसी वक्त फाइनल नहीं होती। इसे एक वेटिंग रूम में डाल दिया जाता है जिसको मेम पूल कहते हैं और यहाँ माइनर्स का रोल शुरू होता है। माइनर्स वो ऑडिटर्स हैं जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, वेरीफाई करते हैं कि पर्सन ए के पास वाकई में बिटकॉइन है या नहीं, और फिर उन्हें एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। और इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन की जंजीर में जोड़ने के लिए उन्हें एक मैथमेटिकल पासवर्ड ढूंढना होता है। जो माइनर सबसे पहले ये पासवर्ड ढूंढ लेता है उसे नेटवर्क की तरफ से इनाम दिया जाता है और वो इनाम नए बिटकॉइंस की शक्ल में होता है। और इस प्रोसेस को हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये नेटवर्क को एक्चुअली सिक्योर रखने का मैकेनिज्म है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैथमेटिकल पासवर्ड आखिर है क्या? बिटकॉइन प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज करता है जिसे SHA-256 कहा जाता है। इसे आप एक वन वे फंक्शन समझ लें। यानी अगर आप इस मशीन में हेलो लिखकर डालें तो ये आपको एक लंबा सा अल्फान्यूमेरिक कोड बनाकर देगा। लेकिन अगर आपके पास वो कोड मौजूद हुआ तो आप वापस अपने उस हेलो वर्ड तक नहीं पहुंच सकेंगे। माइनिंग का चैलेंज ये है कि प्रोटोकॉल माइनर्स को एक टारगेट देता है। मिसाल के तौर पर प्रोटोकॉल कहता है कि मुझे एक ऐसा हैश बताओ जो 18 जीरो से शुरू होता हो। अब माइनर के पास कोई फार्मूला नहीं है जिससे वो डायरेक्ट जवाब निकाल सके, उसे ब्रूट फोर्स करना पड़ती है। यानी वो डेटा के साथ एक रैंडम नंबर मिलाता है, हैश निकालता है और चेक करता है। अगर जवाब गलत हो, जो कि 99.99% गलत ही होता है हमेशा, तो वो नंबर बदल के दोबारा ट्राई करता है। ये ऐसी कंप्यूटेशंस हैं जो कि इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। एक मॉडर्न माइनिंग मशीन ये प्रोसेस 1 सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स करती है। इसे हम हैश रेट कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि बिटकॉइन माइन करना मुश्किल है तो हमारा मतलब होता है कि वो सही नंबर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि उसे ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। और ये सब कुछ 10 मिनट के अंदर करना होता है, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद नया ब्लॉक बनता है और रेस दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन हमेशा से ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। शुरू में 2009 के दौरान जब संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था, नेटवर्क पर कंपटीशन ना होने के बराबर था। उस वक्त डिफिकल्टी लेवल इतना नीचे था कि आप अपने घर के सादे से कंप्यूटर पर माइनिंग कर सकते थे। आपके घर पे मौजूद लैपटॉप कुछ हजार कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकता है और उस वक्त के हिसाब से ये
काफी था। लोग मजाक मजाक में हजारों बिटकॉइंस माइन कर लेते थे जिनकी उस वक्त वैल्यू कुछ भी नहीं थी। फिर लोगों ने रियलाइज किया कि ग्राफिक कार्ड्स जो वीडियो गेम्स के लिए होते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीपीयू से बेहतर करते हैं। तो यूं 2010-2011 में जीपीयू माइनिंग का एरा स्टार्ट हुआ। लेकिन आज यानी कि 2025-2026 में हम एसिक एरा में हैं। एसिक का मतलब है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वो मशीन्स हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए डिजाइन की गई हैं। और ये कंप्यूटर्स नहीं हैं, ये कैलकुलेटर्स हैं जो आप समझ लें कि स्टीरॉइड्स के ऊपर है। आज का एक टॉप टियर एसिक माइनर तकरीबन 200 टेरा हैशेस पर सेकंड की स्पीड देता है, यानी 200 खरब गैसेस पर सेकंड। अब अगर आप इसका मुकाबला अपने घर में मौजूद गेमिंग लैपटॉप से करें जो मुश्किल से कुछ मेगा हैशेस देगा, अगर आप आज अपने लैपटॉप से माइनिंग करने की कोशिश करें तो मैथमेटिकली आपको एक ब्लॉक सॉल्व करने में एवरेज 40 लाख साल लगेंगे। इसलिए सोलो माइनिंग अब प्रैक्टिकली डेड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर कल को दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स बिटकॉइन माइनिंग पर लगा दिए जाएं तो क्या सारे बिटकॉइंस एक ही दिन में माइन किए जा सकते हैं? तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के कोड में एक जीनियस सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है जिसे डिफिकल्टी एडजस्टमेंट कहते हैं। बिटकॉइन प्रोटोकॉल को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हर 2016 ब्लॉक्स के बाद जो तकरीबन 2 हफ्ते बनता है, नेटवर्क चेक करता है कि पिछले ब्लॉक्स कितनी तेजी से माइन हुए हैं। टारगेट टाइम 10 मिनट पर ब्लॉक है, लेकिन अगर मशीन ज्यादा पावर यूज कर रही हैं और ब्लॉक्स लेट से 8 मिनट्स में सॉल्व हो रहे हैं तो नेटवर्क अगले 2 हफ्तों के लिए पजल को और मुश्किल बना देगा। लेकिन अगर माइनर्स मशीन को बंद करके कहीं चले जाएं और ब्लॉक्स 12 मिनट्स में सॉल्व होना शुरू हो जाएं तो पजल ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। और यही फ्लेक्सिबल और इलास्टिक सिस्टम इंश्योर करता है कि चाहे आप एक लैपटॉप लगाएं या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिटकॉइन की सप्लाई एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ ही रिलीज की जाएगी। और ये डिजिटल दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। इसमें ऐसे नहीं है कि कोई सेंट्रल बैंक नोट छापकर इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, बल्कि मैथमेटिक्स खुद सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि 10 करोड़ का बिटकॉइन 10 मिनट में, तो वो 10 मिनट का वक्त फिक्स रखने के लिए ही ये सारी कंप्यूटेशनल रेस हो रही है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। अगर आपके पास एसिक मशीन्स भी हो तो क्या आप मुनाफा कमा सकते हैं? माइनिंग अब सिर्फ हार्डवेयर की जंग नहीं है, ये एनर्जी की जंग है। बिटकॉइन नेटवर्क आजकल कई छोटे मुल्कों से ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है और यही वजह है कि माइनिंग फार्म्स वहां लगाए जाते हैं जहां पर या तो बिजली सस्ती हो या ठंड ज्यादा हो, जैसे कि आइसलैंड, अमेरिका की कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हाइड्रो पावर के करीब वाले इलाके। अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है दुनिया के अंदर माइनिंग का कि एक अकेला कंप्यूटर चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, वो ये 10 मिनट वाली लॉटरी खरीदने की अहलियत बहुत कम रखता है। लिहाजा अब माइनिंग पूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। माइनिंग पूल्स के अंदर काफी सारे माइनर्स कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब पूल ब्लॉक को सॉल्व कर लेता है तो इनाम उन सब में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह आपको शायद पूरा 10 करोड़ तो नहीं मिलता, लेकिन आपको लगातार छोटे हिस्से मिलते रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कैच भी है। हर 4 साल के बाद हाविंग की जाती है, यानी ब्लॉक रिवॉर्ड आधा हो जाता है। अगर शुरू में बात की जाए तो एक पजल सॉल्व करने के 50 बिटकॉइंस मिलते थे, फिर 25 हुआ, फिर 12.5, फिर 6.25 और आजकल 3.125 बिटकॉइंस दिए जाते हैं हर 10 मिनट में। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनाम कम से कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है। सिर्फ वही माइनर्स सरवाइव कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन माइनिंग का फ्यूचर क्या है? तो बिटकॉइन का टोटल कैप 21 मिलियन कॉइन्स है। इससे ज्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते और इस वक्त तकरीबन 19 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा माइन किए जा चुके हैं। लेकिन आखिरी बिटकॉइन तकरीबन साल 2140 में माइन होगा और उसके बाद माइनर्स ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर काम करेंगे। यानी जब नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, तो लोग अपनी ट्रांजैक्शंस जल्दी प्रोसेस करवाने के लिए ज्यादा फीस ऑफर करेंगे। फ्यूचर में माइनर्स नई करेंसी बनाने की बजाय सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर जिंदा रहेंगे। नेटवर्क सिक्योर रहेगा लेकिन इकोनॉमिक्स बदल जाएंगी। बिटकॉइन अपनी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है और हैरत अंगेज तौर पर ये एनर्जी कंजप्शन कोई वेस्ट नहीं है, बल्कि ये उस डिजिटल वर्ल्ड की सिक्योरिटी फी है जो
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो वापस चलते हैं उस सवाल की तरफ जहां से हमने शुरू किया था। क्या आपका कंप्यूटर 10 मिनट में पजल सॉल्व करके 3.125 बिटकॉइंस जीत सकता है? उसका जवाब है नहीं। बिटकॉइन माइनिंग की बात की जाए तो वो जमाना अब गुजर चुका है जहां आप सोते हुए अमीर बन सकते थे। आज की माइनिंग एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते। माइनिंग का असल मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका मकसद था एक ऐसा निज़ाम बनाना जहां ट्रस्ट किसी इंसान या बैंक पर नहीं बल्कि मैथमेटिक्स पर हो। जब आप ब्लॉकचेन को देखते हैं तो आप दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटिंग नेटवर्क को देख रहे होते हैं जो विदाउट एनी बॉस, किसी ऑफिस के बगैर और बगैर किसी छुट्टी के 24/7 काम कर रहा है। शायद हम अपने लैपटॉप से बिटकॉइंस नहीं माइन कर सकते, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को समझकर, यूज करके और होल्ड करके फाइनेंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े शिफ्ट का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।